सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नॉमिनेट किया गया। तो आंसर होगा एबंडेंस इन मिलेट्स। पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में कैटेगरी में भारत के एबंडेंस इन मिलेट्स नाम का जो एक ये गीत है, ये सॉन्ग है, इसे नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दूं ये गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरख शाह के द्वारा लिखा गया है। तो ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। और इस एबंडेंस इन मिलेट्स गाने में मिलेट्स फूड यानी कि बाजरे की खेती और अनाज की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। आप जानते ही 2023 को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। बाकी ग्रैमी अवार्ड की अगर बात करते हैं तो हमने कहा संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। पहली बार दिया गया था ये 1959 में। और अगर बात करें पहली बार किस भारतीय को ये दिया गया था, तो अगर आप पूछोगे कि पहले पुरुष व्यक्ति कौन थे जिनको ये मिला था, तो ये मिला था पंडित रविशंकर को 1968 में। और पहली भारतीय महिला पूछोगे तो आंसर होगा तन्वी शाह, 2010 में मिला था। और अभी 2023 वाला जो ग्रैमी अवार्ड है, जो कि इसका कौन सा संस्करण था, 65th नंबर का, आपको याद होगा रिकी केज का नाम। और तीसरी बार इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। अभी इनको किस एल्बम के लिए मिला था ये प्रश्न आएगा तो आंसर होगा डिवाइन टाइड्स। अच्छा, इसी से संबंधित एक और प्रश्न आप रिलेट करके याद रखोगे कि अभी मोदी जी ने एक और गाना लिखा था जिसे अभी नवरात्रि पे लॉन्च किया था उन्होंने, वो गरबा गीत है, उसका नाम है गरबो। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत, इन्होंने अभी अबुआ बीर दिशोम नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इसको वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए शुरू किया गया है। और 15 लाख आदिवासियों को 6 से 8 महीने में इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब पहले यहाँ पे बात करेंगे हम झारखंड की। तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ये इसी साल नए बने थे। वैसे रांची में आपको याद होगा सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा रांची में। अच्छा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और याद रखना अभी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का यह आयोजन हुआ कहां पे, झारखंड के रांची में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट अगर पूछे तो आंसर होगा जूही, जो रिप्रेजेंट करता है हाथी को। अभी झारखंड में ही प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अभी देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ, रांची में ही। अभी झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। अबू आवास योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना ये कहाँ पे होगी, झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर में। अच्छा, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, झारखंड में ही है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था और किसकी सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर ये चालू किया झारखंड में। झरनी योजना पोर्टल ये शुरू हुई थी झारखंड में। बाकी अगर आपसे पूछे सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, झारखंड में। अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न आपका और बनेगा कि आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये रांची से शुरू हुई थी। पूछे कब, 23 सितंबर 2018 को। और झारखंड का जो जामताड़ा जिला है ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और यहाँ पे आपको बेटला नेशनल पार्क मिल जाएगा और एक टाइगर रिजर्व भी है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अय्यन मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आने वाले भक्तों की सहायता के लिए ये अय्यन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको बता दूं इस एप्लीकेशन को पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से भक्तों को वन मार्गों पर नेविगेट करने में मदद की जाएगी और तीर्थ यात्रा के सभी पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी।
ये एप्लीकेशन 5 भाषाओं में उपलब्ध है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में। आपको पता ही है सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल में मिलेगा। और कौन सा त्योहार यहाँ मनाया जाता है? मकर विलक्कु त्योहार मनाया जाता है। ये पेरियार वन्यजीव जो अभ्यारण्य है उसके भीतर स्थित है, सबरीमाला की पहाड़ी पर। ये भगवान अयप्पन का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण राजा राजशेखर ने कराया था। तो याद रखना, अय्यन नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको अभी केरल ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया मैंने आपको बता दिया। अब बात यहाँ पे केरल की हुई है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो उसकी कैपिटल हो गई तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपको याद है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए। गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग ये केरल को ही कहा जाता है। यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क मिलेगा, एराविकुलम नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है? 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और क्लासिकल लैंग्वेज पूछोगे तो वो मलयालम है। अब आपको मुझे बताना है, हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है जिसको उन्होंने मलयालम भाषा में ही लिखा है? और अभी आपको याद होगा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जिसको फसाई ने जारी किया था, उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था, तो छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल में है कोझिकोड। ये भारत का पहला साहित्य का शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बना था। या आप यूं कहोगे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इसे शामिल किया गया था। अच्छा, अभी इसके अलावा एक और भारतीय शहर को इसमें शामिल किया गया था जिसे हमने कहा था भारत का संगीत का शहर। कौन सा है वो बताओ? और अभी सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ये भी केरल बना था। और भारत का पहला AI स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में ही, और उस स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। और आपको याद होगा दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल ये मनाया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। और पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है कौन? केरल। और भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ जिला बना था केरल का वायनाड जिला। केरल ने अभी एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की थी। डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया था तिरुवनंतपुरम में। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये कहाँ पे शुरू हुई थी? केरल के कोच्चि में। जल मेट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट चलेगी। और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाली टूरिस्ट नाव ये लॉन्च हुई थी केरल में, और उस नाव का नाम है सूर्यांशु। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये केरल का कोल्लम बना। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई? केरल में। अट्टुकल पोंगल उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। यहाँ पे जो अट्टुकल मंदिर है ना, उसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर भी कहते हैं। और आपको याद हो तो इस साल हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। कौन सा एक्सरसाइज? फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, जो हमने फ्रांस के साथ में किया था। उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट बना था। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। और देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत ये केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत बनी। और देश का पहला संविधान साक्षर जिला ये बना कोल्लम। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना केरल। और केरल का जो कुंभलांगी गांव है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था। और जो केरल हाईकोर्ट है ये भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी बना था। भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल में बना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में बना। और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये मनाया गया केरल में। पूछे विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना? केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पे देखो केरल से संबंधित 2023 में जितने भी आपने करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पढ़े वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है? हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके। पहली बार इस दिन को 12 नवंबर 2009 में मनाया गया था। और इसके अलावा याद रखना 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलो एक बार नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को
सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्र कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया था, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। तो नवंबर के ये इंपॉर्टेंट डे से इनको ध्यान में रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां बांटी गई है। मतलब इस बार मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो की जगह QR कोड है। तो इससे 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं ने भी बड़े पैमाने पर घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। मतलब उस QR कोड को स्कैन किया और उन्होंने वोट कर दिया घर पे बैठे बैठे। तो ऐसा कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल हो गई भोपाल और भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और हमने पढ़ा था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 2 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक ग्वालियर है और ये भारत का तीसरा संगीत का शहर बना था। इससे पहले वाराणसी और चेन्नई भी बन चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ग्वालियर के अलावा भी एक तो कोझिकोड, केरल का जो कोझिकोड है उसे भी शामिल किया गया था और ये भारत का पहला साहित्य का शहर बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना, ये बना है भोपाल का। अच्छा, मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां है। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहीं पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना भी यहीं पे चलती है, जिसमें अभी जो राशि दी जाती है उसको बढ़ा दिया गया, 1000 रुपये से बढ़ा के 1250 रुपये कर दिया गया। एक लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं पे है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था और उस स्टेचू को क्या नाम दिया? समता की प्रतिमा, स्टेचू ऑफ वननेस। और देश का पहला सौर शहर कौन सा बना? सांची। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और अभी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 दिए गए थे। तो सिटीज की लिस्ट में तो टॉप पे रहा था इंदौर और स्टेट की लिस्ट में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। और देश का पहला यूनिटी मॉल ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव शुरू किया था। अभी बाघों की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें बताया कि सबसे ज़्यादा बाघ आपके हमेशा की तरह मध्य प्रदेश में है, इसीलिए तो उसे टाइगर स्टेट कहते हैं। प्रश्न लेकिन ये बनेगा कि कितने हैं? 785 हैं। ये नंबर याद रखना, संख्या के कितने हैं। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, वहाँ पे 563 है। अभी मध्य प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था मध्य प्रदेश के शहडोल से। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना। एक डे इसी से संबंधित है, वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे, जो कि 19 जून को मनाया जाता है। उसके अलावा याद रखना, EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनेगा नागदा, उज्जैन से अलग होकर के। अभी 53वां बना था मऊगंज, रीवा जिले से अलग होकर के। और यहीं पे ही मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी शुरू हुई थी। और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। और जिला श्रेणी में टॉप पे रहा था उड़ीसा का गंजम जिला। और आपको याद हो तो इस बार जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 2023 में, इसका आयोजन इंदौर में ही हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को और मुरैना जिले की गजक को भी GI टैग मिला था। और हाँ, अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। सारे 2023 के ही करंट अफेयर्स है, ये आप ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। तो भारत बोटेनिक्स ये गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी ये स्थापित करेगा। भारत बोटेनिक्स की बात करें तो ये भारत में कृषि रसायन और वनस्पति कीटनाशक उद्योग से संबंधित एक उद्योग है। और कोल्ड ऑयल की बात करें तो ये विभिन्न पौधों से प्राप्त होता है, जो कि कृषि में एक आवश्यक घटक है, कंपोनेंट है, जिसका उपयोग जैविक खेती और कीट प्रबंधन यानी कि पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो याद रखना कि भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, एक महीने में 16 MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट। MMT मतलब मेट्रिक मिलियन टन। तो मुंद्रा पोर्ट की अगर बात करें तो ये भारत का पहला निजी बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। और ये अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाला बंदरगाह है। और अभी इसने अक्टूबर महीने में 16.1 MMT कार्गो को संभाल करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत में किसी भी बंदरगाह के द्वारा अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। मतलब एक महीने में जहाजों में इतना माल यहां पर आया, कितना? 16.1 MMT मेट्रिक मिलियन टन, जिसके लिए ये अभी चर्चा में रहा। अब पोर्ट यानी कि बंदरगाह की बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ये कहां कहां पर है, ध्यान में रखना। जैसे कि ये तो आप बता ही दोगे, कोलकाता पोर्ट ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम पोर्ट पता लग जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। एक कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु हो गया। तुतीकोरेन पोर्ट ये आपका तमिलनाडु हो गया। कोचीन पोर्ट केरल हो जाएगा। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक हो जाएगा। मोरमुगांव पोर्ट ये गोवा का है। मुंबई पोर्ट पता ही दोगे, महाराष्ट्र का है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र का ही है। कांडला पोर्ट ये गुजरात का है। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अगर आपसे पूछेंगे तो अंडमान निकोबार में है। तो ये ध्यान रखना कि आपके स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया ये नाटो के विस्तार को सहयोग में बाधा बताते हुए जो रूस है ये औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से हट गया है। अच्छा, इस संधि का उद्देश्य क्या था? कि पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने से रोकना। इस पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अभी रशिया इससे बाहर हो गया है। अब बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को हो गई। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी आपको याद होगा रशिया ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की थी। और वैसे रशिया ने अभी 47 सालों के बाद अपना 25वां चंद्र मिशन लॉन्च किया था चांद के साउथ पोल के लिए, जिसका नाम था लूना 25, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। और इसके बाद हमारा चंद्रयान 3 वहां पे पहुंचने वाला पहला देश बना था। अभी रशिया ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, उसका सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम है RS-28 सरमत, जिसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या कहते हैं? रोसकॉस्मोस कहते हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एंटोनियो कोस्टा ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाल कैपिटल इसकी होती है लिस्बन, करेंसी है यूरो, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। और पुर्तगाल के एक फेमस फुटबॉलर भी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनका नाम है। आप जानते हो अभी वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी काफी चर्चा में है इजराइल और हमास के युद्ध के कारण। तो बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट में सरकार की दखल अंदाजी के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड को अपने जो भी मामले हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको अपने आप ही यानी कि खुद से ही सॉल्व करना है। उस देश की सरकार वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी।
और यही यहाँ पे कारण देखा गया और इस कारण से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। आपको याद होगा अभी मेंस एशिया कप का आयोजन ये श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। और आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और सीईओ है कौन? जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि खुद न्यूजीलैंड से हैं। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरे वीडियो के बीच में आपको कहीं भी नहीं बोला लाइक या शेयर करने के लिए, लेकिन अब वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, अगर आप भूल गए तो ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए। इसके लिए आपकी क्विज तैयार की जाती है इन क्वेश्चंस की क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अभी लास्ट डे करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था अभी नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 नवंबर को। भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? बांग्लादेश और भारत। चर्चा में रही खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील ये किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया? एस फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला? असम। और भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन। और लास्ट प्रश्न था कि पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच काजिंद एक्सरसाइज हुआ था? तो भारत और कजाकिस्तान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।